देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मोशन के बारे में, गति के बारे में। आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा मोशन चैप्टर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर के 20+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये मोशन चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जितने भी थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन हैं, जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे हम पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। और इसका पार्ट 2 जो हम अपलोड करेंगे उसमें हम ओनली न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे। टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड होगा पार्ट 2, ठीक है। और इस तरीके से 2 पार्ट में हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज हमारा ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 के माध्यम से मोशन चैप्टर के लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बेशक बहुत लंबी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। इसी वीडियो के माध्यम से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस कराने वाले हैं। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, गति यानी कि मोशन। गति क्या होता है इसको बहुत बारीकी से हम समझने वाले हैं। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पे मैं डायग्राम के मदद से आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, अभी प्रेजेंट टाइम में ये यहाँ पे है। 10 मिनट पश्चात हम देखते हैं तो ये व्यक्ति यहाँ पे चला आता है, यानी कि समय के साथ इसने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका घर है, ठीक है, तो ये घर से जब चलता है तो 10 मिनट पश्चात ये अपने स्कूल तक, अपने कॉलेज तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो यानी कि एक स्थिर बिंदु अगर इसका घर मान लिया जाए तो एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष इसने अपने स्थिति में परिवर्तन कर लिया। यानी कि अपने स्थिति में अगर समय के साथ कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति परिवर्तन करता है तो वो व्यक्ति या फिर वो वस्तु गतिशील अवस्था में कहा जाता है, ठीक है। जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो वो वस्तु क्या होती है, गतिशील अवस्था में कही जाती है, ठीक है। वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन अगर नहीं होता है तो वस्तु विराम अवस्था में कही जाती है, वस्तु स्थिर अवस्था में कही जाती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बड़ा सा डब्बा है। अगर हम अभी देखते हैं तो ये डब्बा यहीं पे है, 1 घंटे पश्चात भी देखते हैं तो ये डब्बा यहीं पे है। यानी कि इस डब्बे ने अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया। समय बीतने के बाद भी ये डब्बा यहीं पे है, यानी कि समय परिवर्तन के साथ ये अपनी स्थिति परिवर्तन नहीं कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि ये डब्बा क्या है, स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अभी हमने देखा कि ये डब्बा यहाँ पे है और 1 घंटे बाद आते हैं तो ये डब्बा अगर यहाँ पे रहता है तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि इस डब्बे ने समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दिया, इसलिए ये डब्बा गतिशील अवस्था में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है गति। गति क्या है कि किसी वस्तु का अन्य वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन समय के साथ गति कहलाता है, ठीक है। एक बार और ध्यान से देखिए कि किसी वस्तु की स्थिति में किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन गति कहलाता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु है जो कि दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वो वस्तु गतिशील अवस्था में कही जा सकती है, ठीक है। और वस्तु अगर अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं करती है तो वो वस्तु स्थिर अवस्था में कही जाती है, वो वस्तु विराम अवस्था में कही जाती है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन क्या होता है? देखिए, मोशन के बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि इस वीडियो में हम सारे टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है सरल रेखीय गति, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन। ये क्या होता है इसको बारीकी से समझते हैं। सरल रेखीय गति, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि सीधी रेखा में जो गति होता है वो सरल रेखीय गति क्या होता है। इसे हम ऋजुरेखीय गति के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा। सरल रेखीय गति को हम ऋजुरेखीय नाम से भी जानते हैं।
इस गति में पथ एक सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा होता है तथा गति की दिशा भी नियत रहती है। उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति का सड़क पर चलना। मान लीजिए ये एक सड़क है, सीधी सड़क है और ये व्यक्ति इस सड़क पे चल रहा है, तो ये व्यक्ति कौन सी गति करेगा? सरल रेखीय गति करेगा, ऋजुरेखीय गति करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी दिशा एक नियत है कि इसी दिशा में इसको आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो इसकी ये गति कैसी हो जाएगी? सरल रेखीय गति हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ ध्यान देते हैं। ये भी एक गति का प्रकार है, यादृच्छ गति, रैंडम मोशन। ये क्या होता है? इसको देखिए ज़रा। वह गति जिसमें वस्तु की गति किसी दिशा एवं पथ अनिश्चित होता है, यादृच्छ या फिर अनियमित गति कहलाती है। देखिए, ये एक प्रकार की ऐसी गति होती है जिसमें वस्तु का न तो पथ निश्चित होता है और न ही दिशा निश्चित होती है। ये अदृश्य यादृच्छ गति कहलाती है या फिर अनियमित गति कहलाती है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कीट की गति है। मान लीजिए कोई चींटी है, तो चींटी यहाँ से इस तरीके से चल रही है, तो एक समय तक ये सीधी रेखा में चलेगी, फिर ये इस तरीके से मुड़ जाएगी, फिर अपना रास्ता चेंज करके इस तरीके से कहीं भी, मतलब उसका पथ एक निश्चित नहीं होगा, किसी भी तरह से वो गति करती रहेगी। तो इसका ये गति जो है वो कौन सा हो जाएगा? यादृच्छ गति हो जाएगा, रैंडम मोशन हो जाएगा। इसमें न ही उसका पथ निश्चित है कि किस दिशा में उसको जाना है और न ही उसका दिशा निश्चित है। ठीक है, तो रास्ता और दिशा दोनों अनिश्चित होता है इसमें, इस बात को ध्यान रखेंगे। या फिर फुटबॉल खेलते समय खिलाड़ियों की गति। देखिए, जब फुटबॉल कोई भी खिलाड़ी खेलते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ से इन्होंने फुटबॉल को जब मारा तो ये फुटबॉल यहाँ पे चला आया, फिर ये फुटबॉल यहाँ से कोई प्लेयर ने मारा तो यहाँ पे चला आया। यानी कि ये निश्चित नहीं होता है कि फुटबॉल जो है वो किधर किधर जाएगा, यानी कि उसका जो है वो पथ निश्चित नहीं होता है, उसका दिशा निश्चित नहीं होता है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? यादृच्छ गति, रैंडम मोशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा कि कोई भी कीट की गति किस प्रकार की गति होती है? ऑप्शन दे देगा, यादृच्छ गति, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और आवर्ती गति। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा गति होगा। यहाँ पे मैंने बहुत बारीकी से समझा दिया। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन या फिर कर्व्ड मोशन। ये क्या होता है कि इस प्रकार की गति में वस्तु किसी बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करती है। देखिए, कोई भी वस्तु है, अगर हम उसको किसी स्थिर केंद्र के सापेक्ष अगर गति कराएं तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें जो वस्तु होता है वो एक स्थिर बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर, सर्कुलर पाथ पे जो है वो गति करता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? वो हम कहते हैं वृत्तीय गति। जैसे कि इसका एक बहुत सटीक एग्जाम्पल है पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति या फिर साइकिल के पैडल की गति। ये दोनों जो है वो वृत्तीय गति के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। कौन सा? पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति। पृथ्वी के परितः जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है तो वो वृत्तीय गति करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति निम्न में से कौन सी गति है, और 4 ऑप्शंस दे देगा, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, यादृच्छ गति और भी बहुत सारी चीज़ें दे देगा। तो यहाँ पे आपको अगर पता होगा कि पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति वृत्तीय गति होती है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे कह रहा है साइकिल के पैडल की गति। इस तरीके से आपने देखा होगा कि इस तरीके से साइकिल का पैडल होता है और यहाँ पे एक तरीके से इस तरीके से आप देखे होंगे रहता है। ये पैडल जो है वो बार बार इस तरीके से घूमता रहता है, यानी कि एक स्थिर केंद्र के सापेक्ष इसकी दूरी जो है वो केंद्र से समान रहती है। अगर ये यहाँ पे रहता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी समान है। यहाँ पे अगर वो पैडल रहता है तो यहाँ से इस केंद्र की भी दूरी समान है। मतलब प्रत्येक जगह से अगर उसके केंद्र की दूरी देखें तो वो समान रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार की गति जिसमें वस्तु किसी बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करे, सर्कुलर पाथ पे जो है वो मोशन करे, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, ठीक है, साइकिल के पैडल की गति। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं।
अब यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, जब भी कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है, अगर हम उसकी दिशा के बारे में पूछें, मान लीजिए ये कण यहाँ पे है प्रेजेंट टाइम में, अब पूछा जाए कि इसकी दिशा क्या होगी, तो अगर कण इस तरीके से गति कर रहा है, ठीक है, तो इसका पाथ जो होगा वो जिस बिंदु पे है उस बिंदु से एक सरल रेखा खींच देते हैं, स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, और उसी दिशा में उस वस्तु का, उस कण का दिशा रहता है। अगर ये कण यहाँ पे स्थित है तो इस स्थिति में एक सरल रेखा खींच देंगे और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और वही उसकी दिशा को निरूपित करेगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें दी गई है कि इस प्रकार की गति में प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक कण पथ के केंद्र से सदैव निश्चित दूरी पर बना रहता है। यदि वस्तु की एक समान चाल v तथा पथ की त्रिज्या r हो तो वस्तु के केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन a बराबर v²/r हो जाएगा। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उस वस्तु के वेग का परिमाण तो समान रहता है, परंतु गति की दिशा लगातार निरंतर बदलती रहती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जब भी कोई वस्तु, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तो क्या समान रहता है। ठीक है, तो जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उस वस्तु के वेग का परिमाण जो है वो समान रहता है। ठीक है, लेकिन क्या बदलता रहता है बार बार, लेकिन उसकी गति की दिशा बदलती रहती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि अगर कण यहाँ पे रहेगा तो उसकी दिशा स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से रहेगी, अगर कण यहाँ पे रहेगा तो स्ट्रेट लाइन में इसकी दिशा इधर की तरफ होगी, यहाँ पे अगर कण रहता है तो इसकी दिशा इस तरीके से होगी, यानी कि इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, लेकिन वेग का परिमाण क्या हो जाएगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा समान रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो है वो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है, A बराबर v²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अभिकेंद्रीय त्वरण। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन काफ़ी बनता है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन। ये क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समयांतराल में अपनी गति को बार बार दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि आप घड़ी की सुइयों की गति देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक तरीके से ये घड़ी यहाँ पे है तो इसकी सेकंड वाली, घंटे वाली और मिनट वाली सुई एक निश्चित समयांतराल में बार बार अपने पथ को दोहराती है। ठीक है, तो एक निश्चित समयांतराल में जब भी कोई वस्तु अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है, अपनी गति को बार बार दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है सूर्य के चारों ओर ग्रहों का परिक्रमण तथा सरल लोलक की गति। आपने देखा होगा कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह परिक्रमण करते हैं, जैसे अगर हमारी पृथ्वी की ही बात करें तो वो जो है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगाती है, 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। तो इसका एक समय निश्चित है, यानी कि ये एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी गति को बार बार दोहराती है, अपने उसी पथ पे निश्चित समयांतराल में अपनी गति को बार बार पुनरावृत्ति करती है। तो इस प्रकार की गति क्या हो जाएगा, आवर्ती गति हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों का परिक्रमण काल निम्न में से किस गति का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइप है वो आपकी स्क्रीन पे है, दोलन या फिर कंपनीय गति, वाइब्रेटरी और ओसिलेटरी मोशन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, आवर्त गति करने वाला कोई पिंड जब अपनी माध्य अवस्था के इधर उधर दोनों तरफ अगर गति करता है तो इस गति को जो है वो दोलनी अथवा कंपनिक गति कहते हैं। अब दोलनी और कंपनिक गति क्या होते हैं इसके बारे में भी हम देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये एक सरल लोलक है, यहाँ पे एक डोरे के द्वारा ये पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से लटका है, तो ये है इसका माध्य स्थिति। अगर कोई सरल लोलक अपनी माध्य स्थिति के इधर या फिर उधर
इधर उधर इस तरीके से गति करता है तो इसकी गति को क्या कहते हैं, दोलनी अथवा कंपनिक गति कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है जब ये विराम अवस्था में रहता है, जब लोलक अपनी माध्य स्थिति पे रहता है, तो उस समय उस लोलक पर कोई बल कार्य नहीं करता है। आपने जब सरल लोलक को देखा होगा, सिंपल पेंडुलम को देखा होगा, तो जब आप इस सरल लोलक के इस तरफ विस्थापित करके छोड़ते हैं तो ये इस तरह से गति करने लगता है। यानी कि जब ये सरल लोलक इधर की तरफ जाता है तो इस साइड में एक फोर्स कार्य करता है जो इस बॉल को इस साइड लाने की कोशिश करता है। फिर जब ये बॉल इस साइड आता है तो फिर इधर की तरफ एक बल कार्य करने लगता है जिससे ये जो बॉल है ये इधर की तरफ फिर से बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सरल लोलक दोलनी अथवा कंपनिक गति करता है। लेकिन जब ये सरल लोलक अपनी माध्य स्थिति पे रहता है, विराम अवस्था में रहता है, तो इस स्थिति में इस पर लगने वाला बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, किंतु जैसे ही पिंड अपनी विराम स्थिति से थोड़ा सा भी विस्थापित होता है, थोड़ा सा भी जो है इसको हम विस्थापित करके छोड़ते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है जो उसे विराम अवस्था में लाने की कोशिश करता है, जो उसे माध्य स्थिति तक लाने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि दोलन और कंपनिक गति जो है वो लगभग एक समान प्रतीत होती हैं, लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस है कि दोलन गति में आवृत्ति मतलब क्या, एक सेकंड में कंपनों की संख्या। दोलनी गति में आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है, जबकि कंपनिक गति में नाम से ही स्पष्ट है, वाइब्रेटरी मोशन, इसमें आवृत्ति का मान अधिक होता है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के मध्य, दोलन और कंपनिक गति के मध्य। दोलनी गति में क्या होता है, आवृत्ति जो है वो कम होती है और कंपनिक गति में आवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे पूछ देता है आवर्तकाल से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो t बराबर 2π/t t बराबर 1/n, आवृत्ति और आवर्तकाल के मध्य संबंध क्या होता है ये पूछता है कई बार। तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल या फिर आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। ठीक है, आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। ठीक है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रक्षेप्य गति क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है, तो उसका पथ परवलयाकार हो जाता है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इसे बड़ा ही सटीक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। देखिए, जब आप छोटे थे तो आप जो है वो किसी ईंट को या फिर किसी गेंद को जब लेके और ऊपर की तरफ फेंकते थे तो इस तरीके से पहले तो आपका गेंद ऊपर की तरफ जाता था और उसके पश्चात इस तरीके से एंगल बना के वो नीचे की तरफ गिर जाता था। तो इस तरीके से इसका पथ जो है वो परवलयाकार हो जाता है, प्रोजेक्टाइल हो जाता है। तो इसी प्रकार की गति को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, कोई बॉल अगर इस तरीके से गति करता है कि अगर उसे ऊर्ध्वाधर फेंकने पे वो किसी कोण बनाते हुए नीचे की तरफ गिरता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो इस प्रकार की गति को परवलयाकार गति यानी कि प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अगर हम किसी वस्तु को इस तरीके से फेंकें कि ऊर्ध्वाधर तल में हम फेंकें और उसका पथ परवलयाकार हो जाता है, परवलय की तरह हो जाता है, तो इस स्थिति में उसका जो गति होता है, उसका मोशन होता है, उसे हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब एक मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। ये है विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, विस्थापन समय ग्राफ क्या है इसके बारे में डिटेल से समझेंगे और इन पूरे ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। इसलिए सबसे पहले इसके बारे में कुछ बातें जान जाइए। देखिए, विस्थापन और समय क्या होता है। देखिए, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन और बटे में समय। ठीक है, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे में समय, यानी कि विस्थापन और समय ग्राफ क्या बताएगा,
वेग को बताएगा, वेग की स्थिति को निरूपित करेगा कि उस वस्तु का वेग कैसे बढ़ रहा है, किस तरीके से घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जो है वो कंफ्यूज करेंगी, लेकिन मैं उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। यहाँ पे देखिए क्या है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति करती है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है जिसकी प्रवणता यानी कि स्लोप उस वस्तु की चाल बताती है। प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल अधिक होती है और दिए गए चित्र में एंगल AOX इज ग्रेटर देन एंगल BOX, अर्थात A की प्रवणता B की प्रवणता से अधिक है। अभी हमने बताया कि विस्थापन और समय ग्राफ क्या बताता है, वेग बताता है। यहाँ पे लिखा है लेकिन चाल बताती है। ये क्यों? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में एक समान वेग से गति करती है, यहाँ पे कोई वस्तु है, ये एक सीधी रेखा में एक समान वेग से गति कर रही है। मान लीजिए इस A पॉइंट से ये B पॉइंट की तरफ पहुंची है। ठीक है, तो इस स्थिति में जब भी कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी दूरी यानी कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, दूरी और विस्थापन क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दूरी क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई, और विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम लंबाई। तो जब भी कोई वस्तु सरल रेखा में गति करेगी तो जो उसका डिस्टेंस होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि चाल और वेग इस स्थिति में क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए यहाँ पे चाल लिखा है या फिर वेग लिखता है तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ ये शब्द हटा दिया जाए, सरल रेखा में न गति करके अगर वो इस तरीके से गति करती तब उसका डिस्टेंस कुछ और रहता और डिस्प्लेसमेंट कुछ और रहता। ठीक है, चलिए अब इस पूरे डायग्राम में आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से आपको क्या पहचानना है, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में कई बार पूछा जाता है। ये विस्थापन और समय ग्राफ है। यहाँ पे दो जो है वो ढलान दिखाया गया है, दो प्रवणताएं दिखाई गई हैं, A की प्रवणता और B की प्रवणता। तो देखिए चूंकि इस A वाली प्रवणता में विस्थापन का मान अधिक है, ठीक है, A की प्रवणता में विस्थापन का मान क्या है, अधिक है, और B की प्रवणता में विस्थापन का मान कम है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका जो है वो इस तरीके से हम मिलाते हैं तो यहाँ पे आ रहा है, और B वाले मिलाते हैं तो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि विस्थापन किसका अधिक है, A का अधिक है, और B का क्या है, विस्थापन कम है। ठीक है, और वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन और बटे में समय। तो जिसका विस्थापन ज़्यादा होगा उसका वेग भी ज़्यादा होगा। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती का चिन्ह है, तो इस स्थिति में जिसका विस्थापन अधिक होगा उसका वेग भी अधिक होगा। तो इन दोनों में A की प्रवणता और B की प्रवणता में विस्थापन किसका अधिक है, तो विस्थापन A का अधिक है, आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। इसीलिए वेग किसका अधिक होगा, A वाले का। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि इसलिए इस ग्राफ में A की चाल B से अधिक है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, एक समान गति कर रही है, इसलिए चाल या वेग दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि विस्थापन समय ग्राफ दर्शाती है तो वहां पे होगा वस्तु के वेग को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब इसमें देखिए वेग का बताया गया है कि समय वेग संबंधी अन्य ग्राफ, जैसे कि अगर विस्थापन और समय ग्राफ यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक समांतर रेखा खींची गई है एक्स अक्ष के, तो इस स्थिति में ये प्रदर्शित है कि ये वस्तु स्थिर रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके विस्थापन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, विस्थापन इसका कांस्टेंट है यानी कि स्थिर है। तो और इसका जो है वो समय बदल रहा है, तो समय बदल रहा है, लेकिन ये वस्तु, मान लीजिए ये वस्तु यहाँ पे है और समय बार बार चेंज हो रहा है। अभी हम आए तो यहाँ पे ये वस्तु है, अगर 1 घंटे बाद भी आते हैं तो यहीं पे ये वस्तु रहती है, ये अपना स्थान चेंज नहीं करती है। तो हम क्या कहेंगे कि ये वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है, स्थिर है। तो ये क्या स्पष्ट कर रहा है, ये ग्राफ स्पष्ट कर रहा है कि वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में है। तो अगर कोई इस तरीके से ग्राफ आए और इसमें पूछा जाए कि इसका वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है कि स्थिर है कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका वेग क्या है, स्थिर है, क्योंकि वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट का मान एक ही जगह पे रुका हुआ है, इस तरीके से बढ़ रहा है।
इसका बढ़ क्या रहा है, समय का मान बढ़ रहा है, टाइम का मान जो है वो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन का मान कांस्टेंट है, समान है, एक तरीके से नहीं बढ़ रहा है, इसी तरीके से स्थिर है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। ग्राफ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ग्राफ आपके स्क्रीन पे है कि विस्थापन और समय ग्राफ। ये विस्थापन और समय ग्राफ प्रदर्शित है। इसमें देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है विस्थापन का मान भी बढ़ता चला जा रहा है। इससे स्पष्ट क्या होता है कि बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु, यानी कि ये वस्तु जो है वो बढ़ते वेग से गतिमान हो रही है, समय के साथ इसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेग और समय ग्राफ क्या बताता है, तो वो वस्तु का वेग बताता है। अब देखिए चूंकि बुक में सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई हैं, इसलिए मैं आपको एडिशनल चीज़ें भी कुछ बताते चल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप एक बार लिख दीजिएगा कि दूरी और समय ग्राफ, दूरी और समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूरी और समय ग्राफ चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो किसी वस्तु के चाल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, स्पीड को प्रदर्शित करती है। फिर यहाँ पे अभी हमने बात की, यहाँ पे विस्थापन और समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करती है, तो विस्थापन और समय ग्राफ किसी वस्तु के वेग को, वेलोसिटी को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा त्वरण यानी कि वेग और समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करती है, वेग और समय ग्राफ किसी वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करती है, यानी कि वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण होती है, इसलिए वेग और समय ग्राफ किसी वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो ये तीनों पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट आपका ग्राफ यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, जिसमें ये कह रहा है कि नियत वेग से निकट आती वस्तु। ठीक है, जैसे जैसे समय का मान बढ़ रहा है इसका विस्थापन जो है इस तरीके से घटता चला जा रहा है, यानी कि नियत वेग से निकट आ रही वस्तु का ये ग्राफ है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक समान गति और असमान गति क्या है। बड़ा सिंपल सा है जी। देखिए, जब समान समयांतराल में कोई वस्तु समान दूरी तय करती है तो उस गति को हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इस गति में समयांतराल छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, जब कोई वस्तु एक समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। मान लीजिए हमने ये डिसाइड किया कि हम जो है वो एक बाइक पे 20 की स्पीड में चल रहे हैं और 20 मिनट पश्चात हमें यहाँ पे अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाना है। तो अगर हम कंटिन्यूअसली 20 के स्पीड में चलें तो हम अपने 20 मिनट में इस स्थान पर पहुँच जाएंगे। तो हमने जो है वो समान समयांतराल मतलब 20 मिनट में ही समान दूरी तय कर लिया। इतना दूरी जो है वो हमने समान समयांतराल में तय कर लिया, यानी कि हमने क्या किया, एक समान गति किया। यानी कि प्रत्येक पॉइंट पे हमारा जो गति का मान था, प्रत्येक पॉइंट पे हमारी चाल जो थी वो कांस्टेंट थी, यानी कि स्थिर थी। स्थिर नहीं थी मतलब एक समान थी। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट है कि जब वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय नहीं करती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में व्यायाम कर रहा एक व्यक्ति। ठीक है, जब भी आप किसी सवारी गाड़ी से चलते हैं तो आप देखते हैं कि उसका टाइम कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से कोई मान लीजिए बस या कार पे आपने बैठा, ठीक है, और इस तरीके से अपने घर की तरफ चल रहे हैं। बीच में अगर कोई पैसेंजर मिल जाता है तो ये कार या बस यहीं पे रुक जाती है और उस पैसेंजर को लेके और फिर ये आगे बढ़ती है। फिर बीच रास्ते में कोई पैसेंजर मिल जाता है तो फिर उसे भी जो है वो लेके और फिर आगे की तरफ बढ़ती है, यानी कि बीच बीच में वो रास्ते में वो रोक रही है और पैसेंजर को अपने गाड़ी में भर रही है। तो इस स्थिति से वो समान समयांतराल में समान दूरी तय नहीं कर पाती है। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता है, ये निश्चित नहीं होता है कि कितने सवारी आज बैठने वाले हैं, कितने पैसेंजर उस बस को डिस्टर्ब करने वाले हैं, बीच में रोकने वाले हैं। इसलिए जब किसी वस्तु का समान समयांतराल में समान दूरी तय नहीं करती है तो वो वस्तु क्या कहलाती है, असमान गति कहलाती है।
ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया कि भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जा रही कार या फिर बस, इसको अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिया है कि पार्क में व्यायाम कर रहा एक व्यक्ति। जब पार्क में व्यायाम कर रहा है तो वो एक इस तरीके से ठान के नहीं चल सकता कि मैं 1 घंटे में अपनी पूरी एक्सरसाइज कर लूँगा, कोई और भी आकर उसको डिस्टर्ब कर सकता है। इस तरीके से चीज़ें आप रिलेट करके समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चाल और वेग, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। यानी कि अगर समय का मान हम 1 सेकेंड ले लें, यानी कि एकांक समय में जितनी दूरी कोई वस्तु तय करेगा वो उस वस्तु की चाल कही जाएगी। ठीक है, एकांक समय में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करेगा वो उसकी चाल कहलाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कहते हैं हम कि किसी गाड़ी की चाल, किसी व्यक्ति की चाल, किसी व्यक्ति के दौड़ने की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में वो 5 मीटर की दूरी तय करता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप कहीं से आ रहे हैं और आपने ये कहा कि भाई कार में हम बैठे थे और कार वाले ने बहुत स्पीड से कार चलाई, उसने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाई। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में, आपके कहने का मतलब क्या है कि 1 घंटे में वो कार 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो इस चीज़ को बहुत बारीकी से आपको समझना है कि कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब चाल क्या है? चाल जो है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटीज़ है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। और चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ये भी कई बार पूछा गया है, चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाल बराबर दूरी बटा समय, v बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद से वेग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितना विस्थापन तय करती है, जितना विस्थापित होती है, उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, एकांक समयांतराल में जितनी विस्थापित होती है कोई वस्तु, उससे उस वस्तु का वेग कहते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि इस वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में वो 5 मीटर विस्थापित हुई। ठीक है, 5 मीटर डिस्प्लेस्ड हुई। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समयांतराल, यानी कि v बराबर डेल्टा d बाई डेल्टा टी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग क्या है? एक सदिश राशि है। इन दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है कि औसत चाल वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा समय। मान लेते हैं कि एक वस्तु A है। ठीक है, एक वस्तु A जो है वो 5 मिनट में जो है वो 5 मीटर की दूरी तय करती है, और वस्तु B जो है वो 10 मिनट में 15 मीटर की दूरी तय करती है। तो एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे, औसत चाल के बारे में बात करेंगे, तो कुल दूरी निकालेंगे। कुल दूरी मतलब 5 मीटर प्लस 15 मीटर। ठीक है, ये दोनों को जोड़ के ऊपर लिख देंगे, और दूरी तय करने में लगा समय 5 मिनट और 10 मिनट। तो इन दोनों को जोड़ के और नीचे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो औसत चाल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि औसत चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और बटे में दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को उस वस्तु का औसत चाल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है औसत वेग, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? औसत वेग क्या है? इसे v वेक्टर से डिनोट करते हैं। चूंकि वेग एक सदिश राशि है और सदिश राशियों को डिनोट करने के लिए ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं, तीर का चिन्ह लगाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे में कुल समय, यानी कि कितना विस्थापित कोई वस्तु A और B, दो वस्तुएं हैं, वो कुछ समय में
कुछ विस्थापित हो रही हैं और कुछ समय में कुछ विस्थापित हो रही हैं। तो टोटल कितना विस्थापित हो रही हैं और विस्थापित होने में टोटल कितना समय लग रहा है, इन दोनों के अनुपात को औसत वेग कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, तात्क्षणिक वेग क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इसको समझिए। ठीक है, देखिए तात्क्षणिक चाल को v वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं हम। v वेक्टर बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 और डेल्टा x बटे में डेल्टा t बराबर डेल्टा x बटे में डेल्टा t। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है जरा समझिए। देखिए हमने कहा कि कोई भी वस्तु जो है वो 5 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है, 20 मीटर विस्थापित होती है, 5 मिनट में 20 मीटर विस्थापित होती है। ठीक है, अगर हम इसको कह दें कि अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु का वेग जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये तो उस वस्तु का वेग हो गया। लेकिन तात्क्षणिक वेग क्या होगा, अगर हम कहेंगे कि 1 सेकंड में ये वस्तु जो है वो 20 मीटर विस्थापित होती है। ठीक है, अगर हम पूछ दें कि आधे सेकंड में उसका वेग क्या होगा, आधे सेकंड में वो कितना विस्थापित होगी, तो इस समय पर उसी क्षण आधे सेकंड वाले क्षण पर उसका जो विस्थापन होगा, वो जितना विस्थापित होगी उसके अनुपात को हम कहेंगे तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग में यही आपको समझना है कि मान लीजिए किसी भी वस्तु की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, मान लीजिए 1 घंटे में वो वस्तु जो है, यहाँ पे देखिए अच्छे से समझ लेते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो अगर हम पूछते हैं कि 50वें मिनट में वो वस्तु की जो है वो कितनी दूरी तय करेगी, 50वें मिनट में वो वस्तु किस स्थिति में रहेगी, कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, ये बताना है। तो उस क्षण पे यानी कि 50वें मिनट पे उसकी कितनी जो है वो दूरी है, उसकी कितनी दूरी जो है वो उसके द्वारा अचीव की गई है, कितनी दूरी चली गई है, वो इस क्षण पर निकाला जाए तो वही तात्क्षणिक वेग या फिर तात्क्षणिक चाल कहलाता है। ठीक है, ज्ञात रहे यहाँ पे कि तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग का परिमाण v वेक्टर का मॉड होता है। ठीक है, तो उसी समय जो चाल या वेग होता है वो एक तरीके से तात्क्षणिक वेग होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो कि मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, ये किलोमीटर जो है वो हमेशा बड़ा होता है और मीटर क्या होता है, छोटा होता है। तो अगर किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, यानी कि बड़े से अगर छोटे में कन्वर्ट करना है, तो छोटे वाले को पहले लिखेंगे और बड़े वाले को नीचे लिखेंगे। यानी कि अगर कोई वैल्यू आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और उसे आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी कि बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो छोटा वाला ऊपर रहेगा और बड़ा वाला नीचे रहेगा और इसी वैल्यू को दी गई वैल्यू में गुणा कर देंगे। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अगर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो बड़ा वाला ऊपर हो जाएगा और छोटा वाला नीचे हो जाएगा, यानी दी गई वैल्यू में 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप ट्रिक की मदद से याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए मान लेते हैं हमने ये कहा कि एक इसी डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं। सबसे पहले समझिए कि दूरी क्या होता है। देखिए दूरी को सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं, और विस्थापन क्या कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, या फिर किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को विस्थापन कहते हैं। अब इस डायग्राम के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कोई बिंदु A यहाँ पे है, कोई वस्तु यहाँ पे है A पॉइंट पे, कुछ समय पश्चात ये B पॉइंट पे चला गया।
ठीक है, और बी पॉइंट ए से कितनी दूरी पे है, 3 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर उसके बाद से ये सी पॉइंट पे वस्तु चला गया और सी पॉइंट बी से कितनी दूरी पे है, 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर हम ए पॉइंट से और सी पॉइंट के बीच की दूरी के बारे में बात करेंगे कि उस वस्तु ने कितनी दूरी तय की, तो इसके लिए हमको पूरा दूरी कैलकुलेट करना होगा, 3 + 4, यानी कि टोटल उस वस्तु ने 5 किलोमीटर की दूरी तय की गई। क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो यानी कि ये वस्तु पहले ए से बी तक चली और फिर बी से सी तक चली, तो ए से बी तक के बीच की दूरी 3 है और बी से सी तक के बीच की लंबाई 4 है। तो 4 और 3 7 किलोमीटर की दूरी जो है वो उस वस्तु ने तय की। लेकिन अगर हम विस्थापन के बारे में बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, तो ये जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, न्यूनतम दूरी होता है। यानी कि ए से और सी के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी वही हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इस तरीके से मिलाते हैं तो एक ये पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान निकाल लेंगे, यानी कि इन दोनों के वर्ग को करके और अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा इसका मान निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दूरी और विस्थापन में किस तरीके से हम डिफरेंस समझेंगे। कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है कि कोई वस्तु ए से बी तक जो है वो 3 किलोमीटर तथा फिर बी से सी तक 4 किलोमीटर का पथ तय करती है, अतः उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 3 + 4, यानी कि कुल लंबाई होता है दूरी मतलब, तो 7 किलोमीटर हो जाएगी। जबकि अगर विस्थापन के बारे में बात करें तो वो न्यूनतम लंबाई होती है, यानी कि अंडर रूट में 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं कि यदि कोई वस्तु केवल एक दिशा में गतिमान है, एक ही दिशा में अगर कोई वस्तु गतिमान रहती है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ही विस्थापन होती है। ठीक है, इस स्थिति में वस्तु के औसत वेग और औसत वेग का परिमाण जो है वो औसत चाल के बराबर होता है, जो कि मैंने उसी टाइप का जो है वो एग्जाम्पल शुरू में दिया था कि इस तरीके से अगर कोई वस्तु सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन में ग्राफ के द्वारा मैंने समझाया था कि अगर स्ट्रेट लाइन में अगर एक समान गति से एक ही दिशा में गति करती है तो इस स्थिति में इसकी दूरी और विस्थापन ये दोनों बराबर होती है। क्योंकि देखिए दूरी का भी परिभाषा ये होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई, और विस्थापन का जो है वो यही परिभाषा होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम लंबाई। तो जब सरल रेखा में गति करेगी, जब स्ट्रेट लाइन में जो है वो मोशन करेगा, तो इस स्थिति में ये दोनों जो है वो वैल्यू बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में जब दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाएगा तो औसत वेग और औसत चाल ये भी बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है, और हम इस तरीके से इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट पे आ रहे हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक है, और फिर इस पॉइंट पे आ रहे हैं और फिर इस पॉइंट पे आके और इस पॉइंट पे फिर से हम मिल जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसके बीच की दूरी 3 है और इसके बीच की दूरी 2 है और फिर इसके बीच की दूरी 1 है, तो अब बताइए कि कितना दूरी हमने तय किया। जाहिर सी बात है कि इसको 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 और इसको और इसको और फिर ये वाले दूरी को जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो दूरी का मान निकल के आ गया। लेकिन विस्थापन क्या हुआ कि यहाँ से चल के फिर से आके उसी पॉइंट पे आके मिल गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो चूंकि विस्थापन क्या है, न्यूनतम लंबाई है, अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों का अंतर है। ठीक है, लेकिन दूरी क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है त्वरण। त्वरण क्या होता है, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सेलरेशन, देखिए वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस वाक्य का सही मतलब क्या है, इसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से त्वरण को प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अगर हम कहते हैं कि वेग परिवर्तन की दर,
मान लीजिए 5 मिनट में कोई वस्तु जो है 5 मिनट में किसी वस्तु की स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, 5 मिनट में किसी वस्तु की स्पीड जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। फिर 10 मिनट में किसी वस्तु की स्पीड जो है वो 30 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कहा जाए कि तब त्वरण कितना होगा, तो वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, 20 से 10, यानी कि 10 वेग में 10 का परिवर्तन हो रहा है, और समय में कितना परिवर्तन हो रहा है, समय में जो है वो 5 का परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरीके से त्वरण का मान कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे में समयांतराल। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण अगर नहीं रहता तो इस स्थिति में बल कार्य नहीं करता, जिससे हम किसी भी अपने मोटरसाइकिल को, साइकिल को अच्छे तरीके से चला नहीं पाते। त्वरण का होना बहुत ज़रूरी है मोशन के लिए। वेग में परिवर्तन होता है तभी त्वरण उत्पन्न होता है, और त्वरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, 4 ऑप्शंस दे देगा, आपको उसमें बताना है कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे, A बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, त्वरण। अब ये भी चीज़ समझ जाइएगा कि यदि वेग घट रहा होगा तो त्वरण मंदन की स्थिति में होगा। इस स्थिति में A की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हम लेते हैं। ठीक है, ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, अब गति से संबंधित 3 नियम आपको याद करना है। पहला नियम v बराबर u प्लस ए टी, गति का समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण गति का है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इन तीनों समीकरण को याद रखेंगे, जिसमें v जो है वो अंतिम वेग है, u जो है वो प्रारंभिक वेग है, a जो है त्वरण है, और t जो है वो समय है। ठीक है, सेम इसी तरीके से s जो है वो दूरी है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि किसी वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी अगर निकालनी हो तो Sn बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1 होता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। अब इसमें u प्रारंभिक वेग, जैसा कि मैंने आपको बताया, v जो है वो अंतिम वेग हो जाएगा, a त्वरण हो जाएगा, t समय, और s दूरी हो जाएगा। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए गुरुत्व के अंतर्गत जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं, और चूंकि ये त्वरण है तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। ठीक है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको याद रखेंगे। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मान कहाँ सबसे अधिक और कहाँ सबसे कम होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर स्मॉल g का मान सबसे कम यानी कि न्यूनतम होता है, और ध्रुवों पर यानी कि पोल पर इसका मान जो है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम g का मान होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, g का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर या फिर नीचे की ओर जाने पर दोनों स्थिति में घटता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी के केंद्र पर g का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल g का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, और यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि भूमध्य रेखा पर स्मॉल g का मान क्या होता है, न्यूनतम, अधिकतम, एक समान, और इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी पर g के मान का 1/6 होता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है संवेग, मोमेंटम। ये क्या होता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे स्मॉल p से डिनोट करते हैं। स्मॉल p बराबर m इंटू वी होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि इसका मात्रक पूछता है।
इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। इस तरीके से विमीय सूत्र निकाले तो किलोग्राम का m हो जाएगा और मीटर प्रति सेकंड यानी कि L/T⁻⁻1, तो mL/T⁻⁻1 इसका विमीय सूत्र हो गया। और ये कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए, सदिश राशि पहचानने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि जिस भी शब्द में आपको व दिख जाए वो एक तरीके से सदिश राशि है। ठीक है, एक तरीके से कई में अगर दिख जाता है, कई में दिख भी जाता है, तो इस तरीके से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो सदिश राशि है। जैसे बल, तो ब और व एक तरीके का ही है, तो इस तरीके से बल हमारा सदिश राशि है। इसके अलावा विस्थापन, विस्थापन भी हमारा क्या है? सदिश राशि है। वेग, वेग भी क्या है? सदिश राशि है। तो व जिसमें दिख रहा है एक तरीके से हमारा सदिश राशि है, तो इसे पहचानने का एक सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि यदि किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु कहलाती है। मैंने आपसे क्या बताया था शुरुआत के वीडियो लेक्चर में ही बताया था कि यदि वस्तु में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में वस्तु विराम अवस्था में कही जाती है, स्थिर अवस्था में कही जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा आंसर स्थिर वस्तु हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा लेकिन ऑप्शन 4 दे देगा, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किसी व्यक्ति का सड़क पर चलना उदाहरण है। किसी व्यक्ति का सड़क पर चलना किस चीज़ का उदाहरण है? सरल रेखीय गति, ऋजु रेखीय गति, इसे ही हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति उदाहरण है। पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति किसका उदाहरण है? वृत्तीय गति का उदाहरण है। और इसके अलावा सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति किसका उदाहरण है? वो आवर्ती गति का उदाहरण है। घड़ी की सुइयों की गति किसका उदाहरण है? आवर्ती गति का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वृत्तीय गति में वस्तु का प्रत्येक कण केंद्र से होता है। मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति करेगी तो उसका प्रत्येक कण केंद्र से समान दूरी पर रहेगा। जैसे कि साइकिल का पेडल के बारे में मैंने बताया था कि वो जो है वो हमेशा केंद्र से समान दूरी पर रहती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकेंद्रित त्वरण का सूत्र है। इस क्वेश्चन को हमने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। A = v²/r, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चूंकि त्वरण है तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि जब पिंड विराम अवस्था में रहता है तो लगने वाला बल क्या होता है? जब कोई पिंड विराम अवस्था में रहता है तो उस पर लगने वाला बल 0 होता है। ठीक है, क्योंकि जब कोई वस्तु इस तरीके से है, अगर इस पर कोई बल लगता तो इसके स्थिति में जो है वो परिवर्तन आता और इस स्थिति में वो विराम अवस्था में नहीं कही जाती। लेकिन जब वो वस्तु विराम अवस्था में है, इससे स्पष्ट होता है कि इस पर कोई बल ही नहीं लग रहा है, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, यानी कि बाह्य बल क्या है? 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि जब एक वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या होती है? मैंने आपको बताया था क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति होती है। और यहीं पे मैंने एक चीज़ और बताया था कि जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय नहीं करती है तो उसकी गति कौन सी गति कहलाती है? असमान गति कहलाती है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, सवारी गाड़ी। ठीक है, सवारी गाड़ी जो चलती है वो बीच बीच में पैसेंजर को भरती है, जिससे वो निश्चित समयांतराल के अंदर अंदर वो अपने डिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाती है, वो उसे जहां जाना होता है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है और उससे लेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको व्यवहारिक जीवन के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है कहलाती है। एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है, दूरी यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि एकांक समय में जितनी दूरी तय करेगी वो क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। और चाल का मात्रक क्या होता है?
मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल एक अदिश राशि है और इसका सूत्र v बराबर s/t होता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेग और चाल, ठीक है, और विस्थापन ये कौन सी राशि है, तो इस चीज़ को आपको बताना होगा। ठीक है, वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी विस्थापित होती है कहलाती है। तो विस्थापन बटे में समयांतराल ये क्या था? वेग था, वेलोसिटी थी। तो इस तरीके से वेलोसिटी हमारा आंसर हो जाएगा। वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, वेग कैसी राशि है? वेग एक सदिश राशि है। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इंक्लूड कर लिया कि किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़े से अगर छोटा में बदलना है, जाहिर सी बात है भाई, किलोमीटर सबसे मीटर से बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो छोटा वाला ऊपर रहेगा और बड़ा वाला नीचे रहेगा, यानी कि 5/18 से गुणा करते हैं। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे? तो मीटर पर सेकंड छोटी वैल्यू है, मीटर छोटी वैल्यू है और किलोमीटर बड़ी वैल्यू है। तो छोटे से बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा और छोटा वाला नीचे रहेगा, यानी कि 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें कोई कन्फ्यूज़न अब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई कहलाती है। वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, कोई वस्तु अगर इस तरीके से यहाँ से 10 मीटर की दूरी इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से यहाँ से 5 मीटर की दूरी चल रही है, तो अगर हम पूछेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी अगर हम सीधे नाप देंगे तो ये विस्थापन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस 10 को और 5 को जोड़ेंगे और ये पता करेंगे कि ये वस्तु पहले यहाँ पे थी और इस तरीके से गति करती हुई यहाँ पे पहुँच के यहाँ पे पहुँची, तो कितनी दूरी उसने तय की गई? तो 10 और +5 यानी कि 15 मीटर की दूरी उसने तय की। लेकिन विस्थापन अगर नापना होगा तो यहाँ से यहाँ तक के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को नाप देंगे, न्यूनतम दूरी को नाप देंगे, तो वो विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। विस्थापन को एक और शब्द वाक्य से हम लिख सकते हैं कि वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि दूरी और विस्थापन कैसी राशि है। तो देखिए, दूरी जो है वो एक अदिश राशि है और विस्थापन कैसी है? चूंकि वह आ रहा है बीच में, इसलिए वो सदिश राशि है। एक तरीके से ट्रिक मैंने आपको बताया कि जिस भी शब्द में वह दिख जाए वो एक तरीके से सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण में भी वो आ रहा है, तो इस तरीके से ये भी एक सदिश राशि हो गया। लेकिन अब आप कहेंगे कि साहब द्रव्यमान में तो वो आ रहा है, लेकिन ये अदिश राशि है। लेकिन यहाँ पे वो टोटल नहीं आ रहा है, यानी कि आधा वो आ रहा है। इस तरीके से आप याद रखेंगे कि द्रव्यमान जो है वो एक अदिश राशि है। त्वरण क्या है? त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉल जी का मान होता है। स्मॉल जी जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चूंकि ये त्वरण है तो इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान कहाँ कहाँ क्या होता है? स्मॉल जी का मान न्यूनतम और अधिकतम कहाँ होता है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो जो हमने इंक्लूड किए हैं। तो देखिए, भूमध्य रेखा पर इसका मान न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर इसका मान अधिकतम होता है, तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। P बराबर m इंटू V होता है। मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है भाई, m क्या है? द्रव्यमान है तो किग्रा हो गया, और v क्या है? वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड हो गया, तो किग्रा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है।
ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंका जाए तो वो उसके पलायन वेग के बराबर होगा। फिर वो इस वायुमंडल को छोड़ के और बाहर की तरफ निकल जाएगा और फिर धरती पे कभी लौट के नहीं आएगा। तो यही जो है वो पलायन वेग होता है। इसका मान पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है ये भी कई बार पूछा जाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए इसे याद रखेंगे। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, कई जगह 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड भी दिया रहता है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने ध्यान दिया। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो इसलिए आपको लिखना होगा गूगल में www.pandeytechnical.in। फ्री में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपनी वेबसाइट का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपनी वेबसाइट को एक बार आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको वेबसाइट में पहुंचना है। देखिए, जैसे ही आप गूगल में pandeytechnical.in लिखेंगे आपको हमारी वेबसाइट इस तरीके से नज़र आ जाएगी। अब जैसे ही नीचे की तरफ आप चलेंगे, नीचे की तरफ जाने के पश्चात आपको यहाँ पे टॉप 10 केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आर्टिकल का लिंक मिल रहा है। तो इस आर्टिकल पे क्लिक करके आप टॉप 20 केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इसके अलावा अभी हमने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से हिंदी में लिखा है, तो आप इस आर्टिकल पे भी क्लिक करके आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टॉप 20 केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक और पार्ट है, तो इसको भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं इस पे एक पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको इस आर्टिकल को पढ़ना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए लिख के रखे गए हैं, सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। जितनी भी वीडियोस भी हैं, जितने भी सारे मटेरियल्स हैं पढ़ाई से रिलेटेड, ये सारे आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाइए। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, देखिए आप सभी के लिए 1 घंटे 5 मिनट तक की लगभग वीडियो बन चुकी है। तो अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि YouTube इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़ को जल्दी वायरल नहीं करता है। इसलिए आपको हमारा सपोर्ट करना होगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना होगा। और अगर यह आर्टिकल आपको पसंद आता है तो यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करके आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाए रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।